तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं बोर्ड्स और नीट के लिए सबसे क्रूशियल टॉपिक है। नाम आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। टॉपिक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस 10 मिनट के लेक्चर में मैं आपको 100% जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का सबसे कोर टॉपिक इसे कहते हैं और बहुत ही आसान है, यकीन करें एक बार में समझ आने वाला टॉपिक है। क्या मतलब होता है पहले ये समझाता हूं। देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि एक ये लेबोरेटरी मेथोडोलॉजी है, जिस मेथड में या फिर जिस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं उसमें हमारा मेन मोटिव जो होता है वो ये होता है कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना। हालांकि सिर्फ डीएनए ही नहीं, हम और भी माइक्रोमोलिक्यूल्स को यूज कर सकते हैं, लाइक आरएनए भी यूज कर सकते हैं, प्रोटीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोसेस में डीएनए मेंशन्ड है तो हम यहाँ पे सिर्फ डीएनए की बात करेंगे। तो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं हमें उसे सेपरेट करना होता है, और सेपरेशन किसके भी पे करना होता है तो वो ध्यान रखना आपको। सेपरेशन साइज के भी पे, सेपरेशन वेट के हिसाब से, और सेपरेशन जो है आपको डेंसिटी के हिसाब से। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट पूछ सकता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो सेपरेशन होता है वो किसके बेस पे होता है। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ, बहुत ध्यान से समझना आपको, ऑन दी बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे करोगे आप। दूसरा पॉइंट है आपको डेंसिटी का ध्यान रखना है, डेंसिटी के बेस पे ये डिवाइड होता है या फिर सेपरेट होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है वेट के बेसिस पे। तो वेट, डेंसिटी एंड साइज, इन तीन चीजों के बेस पे डीएनए के फ्रैगमेंट जो आपके वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है सर ये डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर ये डिवाइड करने की बात आई कहां से। तो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। आपको याद होगा कि आपको अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पता है तो उसमें आपने अच्छे से समझा होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें सबसे पहले डिजायर जीन की जरूरत होती है। अभी डिजायर जीन क्या है वो मैं आपको बहुत छोटे शब्दों में समझा देता हूं। मान लेते हैं कि आपने कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ जीन की जरूरत है, आपको उस स्पेसिफिक जीन की जरूरत है जिससे कि आपको कुछ करना है। तो आपने वो जीन को निकाल लिया, लेकिन जब वो जीन निकला तो वो तो बहुत सारे साइज में निकला होगा, बिकॉज आपने जब सेल को तोड़ा होगा, अंदर से उसके जेनेटिकल मटेरियल को बाहर निकाला होगा तो वो तो बहुत सारे साइज में निकला होगा, अलग अलग डिफरेंट साइज हुए होंगे। फिर आपने उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हेल्प से, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से आपने उसको फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिए होंगे। अब जब वो फ्रैगमेंट में टूटा होगा तो अलग अलग साइज में टूटा होगा। आप इतना भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको और सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। आपने जेनेटिक मटेरियल जो कि है डीएनए वो निकाल लिया। उसको निकालने के बाद आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग किया। वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस डीएनए को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। जो ये टुकड़े टूटे उसमें कुछ बड़े टुकड़े थे, बहुत बड़े भी टुकड़े थे, कुछ जो थे बहुत ही छोटे टुकड़े थे। अब उन टुकड़ों को हमें सेपरेट करना है क्योंकि हमें उसमें से छोटे टुकड़ों का ज्यादा यूज है। हम उसे डिजायरेबल जीन या फिर फॉरेन जीन, एलियन जीन या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट में यूज कर सकते हैं उन छोटे टुकड़ों को। तो सवाल ये उठता है कि सर छोटे टुकड़ों की आवश्यकता है तो सबसे पहले सेपरेशन करनी आनी चाहिए हमें। तो सेपरेशन का जो तरीका है बच्चा उसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहला लाइन देख लो आप, ये लेबोरेटरी टेक्निक है, इसको लैब में परफॉर्म करते हैं और इसमें सेपरेशन करना होता है हमें इसका मैक्रोमोलिक्यूल का, जो कि यहां पे डीएनए है। आगे और समझाऊंगा क्या क्या चीजें डिटेल आएंगी इसमें। बेस क्या होता है तो साइज बेस होता है, डेंसिटी बेस होता है, और क्या बेस होता है आपका, वेट बेस होता है। इस टॉपिक के आखिरी में आपको एक कंक्लूजन बताने वाला हूं। सबको यही लगता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम सिर्फ डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, लेकिन यह अधूरा बात है। एक और जो फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता लगता है, उसको समझिए थोड़ा सा लेक्चर में आपको आगे वेट करना पड़ेगा। देखिए, तो ये टेक्निक काम कैसे करता है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। आपको करना क्या है, आपको एक कंप्लीट ट्रे लेना है, ठीक है। उस ट्रे में आपको ये पूरे एरिया में एक जेल भर देना है। ये समझ लो कि मैंने एक जेल भर दिया है ना, ऐसे समझ लो कि यहां से यहां तक में मैंने इसमें जेल भरा हुआ है। अब ये खास किस्म का जेल है, ये आप कोई सा भी जेल उठा के नहीं भरोगे। इसमें खास किस्म का जेल इस्तेमाल होता है जिसमें हम अपने एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो एग्रोस जेल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि और भी सारे हैं, पॉलीएक्राइल अमाइड जेल भी आता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्रोस जेल का यूज करना है। ये एग्रोस जेल क्लास 11th में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी, बताता हूं कहां चर्चा हुई थी। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ जेल होता है जो रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है। कहां से ऑब्टेन्ड होता है, रेड एल्गी, ठीक है, जिसका नाम है अगार अगार। रेड एल्गी जिसके बारे में आप पहले से भी जानते हो, प्लांट किंगडम में एल्गी आपने टॉपिक पढ़ा था, उसके 3 पार्ट थे, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसिए, ब्राउन एल्गी फियोफाइसिए एंड रेड एल्गी रोडोफाइसिए। तो सबसे बेंथिक जोन में, मतलब पूरे मरीन एनवायरनमेंट के सबसे लोअर जोन में जो होता है वो रेड एल्गी पाया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे सीवीड भी बोलते हैं, ठीक है। तो एगार एगार में जो सीवीड है हमारे पास, उसी में एक एग्जांपल था, आपको याद होगा, जिलीडियम। तो जिलीडियम एग्जांपल था, जिलीडियम ग्लासिलेरिया, 2 ही एग्जांपल पढ़ने थे हमने। तो उसमें जो जिलीडियम वाला पार्ट है, उस जिलीडियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग अगार अगार को, और उस अगार अगार के हेल्प से इस जेल को तैयार करते हैं, जिसको एग्रोस जेल कहते हैं। देखिए, जेल की जो खास बात होती है ना वो ये होती है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज है। टेम्परेचर फ्लक्चुएट करोगे तो आप इसके स्टेट्स में भी फ्लक्चुएशन देख सकते हो। ये कभी सॉलिड हो सकता है, कभी लिक्विड हो सकता है, कभी हार्ड हो जाएगा, कभी सेमी कंडीशन में आएगा। तो ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, इसलिए हमारे लिए बड़ी फायदे की चीज होती है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस पूरे जेल में यहाँ पे हम इस तरीके से ना होल्स क्रिएट
क्रिएट करेंगे, जिसे हम यहाँ पे नाम देते हैं बायोलॉजी की भाषा में वेल। वेल मतलब कुएं जैसा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, इसे वेल का नाम देंगे। अब इसे कैसे क्रिएट करेंगे, तो बहुत सिंपल है भाई। आप ट्रे ले लिए, आप ट्रे ले लिए ना बच्चा, जब ट्रे लिया आपने तो ट्रे के अंदर जल भर दिया। अब जो जल भरा आपने, जल के सामने ना ऐसे क्या काम करो, कॉम, कॉम वेल बोलते हैं इसको, कंघा जिसे बोलते हो आप, तो ये कॉम डाल दो आगे से। मतलब अभी जल ना लाइक लिक्विड मीडियम है, अभी पूरा सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, आप कॉम डाल दो और थोड़ी देर छोड़ो टेम्परेचर के फैक्टर पे। जब छोड़ोगे तो वो कॉम के जो होल्स होंगे ना, उसके लाइक जो दांत होते हैं वो ना ऐसे रह जाएंगे और इसमें ये वेल क्रिएट हो जाएगा। ये वेल छोड़ देना आपको इसी तरीके से। अब जब आपने ये डिजाइन कर लिया, आपका ये apparatus या आपकी टेक्निक जब तैयार हो जाती है, तो जो दूसरा काम करना है आपको, यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट करना है, मतलब चार्ज पोलैरिटी। यहाँ पे आपको एक सर्किट कनेक्ट करना, आप ये समझ लो। यहाँ पे आप नेगेटिव साइड रखोगे और यहाँ पे आप पॉजिटिव साइड यूज करोगे। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या चक्कर है सर, वो समझा देता हूं मैं आपको। नेगेटिव जिसको हम यहाँ पे कैथोड बोलने वाले हैं, और पॉजिटिव जिसको हम यहाँ पे एनोड बोलने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल और ये हमारा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब हमारे पास डीएनए के कलेक्शन भाई मंगाओ यार। तो ये हमारे पास प्लेट में आया डीएनए कलेक्शन, ये सब मान लो डीएनए, ये सब डीएनए है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा कैसा है, कौन सा किस साइज का है, किसका काम है, किसका काम नहीं है, कौन टूटा है, कौन नहीं टूटा, वो सारी जानकारी हमें कुछ भी नहीं है। हम बस यहाँ पे ये डीएनए को मंगाते हैं और डीएनए को इस पर डाल देंगे। डीएनए की खास बात है, आप जानते हो डीएनए की खास बात यह है कि डीएनए का जो एक यूनिट होता है, उस यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, 3 कंपोनेंट से बना होता है, जिसमें एक कंपोनेंट का नाम शुगर होता है, दूसरे कंपोनेंट का नाम हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, और तीसरे कंपोनेंट का नाम हमारा फॉस्फेट होता है। तो हमारे पास ये 3 कंपोनेंट होते हैं। इस फॉस्फेट की वजह से, जो कि फॉस्फोरिक एसिड से आया, इस फॉस्फेट की वजह से डीएनए का नेचर एसिडिक होता है, और एसिडिक होने की वजह से डीएनए कैसा बिहेव करता है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, नेगेटिवली चार्ज। अब यहां से देखो क्या करना अपने को, हम यहां पे डीएनए को डाल देंगे। हमने यहां पे डीएनए को क्या करा, हमने डाल दिया। जैसे ही डाला हमने डीएनए को इस कुएं में, ये कुएं में हमने डीएनए को इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। जो भी डीएनए थे हमने उठाया और इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद हम यहाँ पे सर्किट ऑन करते हैं। जब सर्किट हम यहाँ से ऑन करेंगे, अब डीएनए पोलैरिटी की वजह से, चूंकि वो नेगेटिव पोलैरिटी का होता है, तो वो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव साइड शिफ्ट होगा, तो डीएनए इस डायरेक्शन में जो है ना शिफ्ट होने लग जाता है। अच्छा, इस एग्रोस जेल की एक और खास बात बताता हूं। एग्रोस जेल के अंदर ना शेविंग इफेक्ट देखने को मिलता है। शेविंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है वही बता दूंगा मैं आपको। सेविंग इफेक्ट, सेविंग इफेक्ट का मतलब होता है जाली, जाली जैसा, मतलब अंदर ही अंदर ना जाली जैसा स्ट्रक्चर है। मतलब अगर आपको मैं इसको थोड़ा सा वैसे समझाऊं तो इस तरीके से जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है, ताकि इस डीएनए को यहां से यहां मूव करने में इन जालियों के जो होल्स हैं, जो स्पेस है, वहां से जाने में आसानी रहे, ऐसे कहीं अटक ना जाए रास्ते में। तो ये बहुत ही आसानी से आगे तक मूव कर पाते हैं, ये जल की वजह से, इस जल के नेचर की वजह से इसको हम सेविंग इफेक्ट नेचर भी बोलते हैं। अब यहां से हमने डीएनए डाला, चार्ज स्टार्ट किया, डीएनए खूब बढ़िया से यहाँ पे मूव करने लग गया, ठीक है, मूव कर रहा है डीएनए। जब डीएनए मूव कर रहा है तो मैं आपको आगे बात बताऊं होगा क्या। देखो, अब डीएनए जो है, इसमें कुछ डीएनए जो बड़े साइज के होंगे, आप भी जानते हो भाई, मूव कर रहा है। जो बड़े बड़े होंगे वो मूव नहीं कर पाएंगे, वो अपनी जगह पे रह जाएंगे। जो छोटे छोटे होंगे वो फटाफट मूव करते हुए पहुंच जाएंगे। तो जो बहुत छोटे होंगे वो और आसानी से आगे पहुंच जाएंगे। तो ये साइज के हिसाब से जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे पहुंच चुका होगा, जो बीच के साइज का होगा, जो मोटा और हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, वो कहीं बीच में होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो डीएनए के कॉम्पोनेंट्स हैं वो अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिल सकते हैं। हाँ, कुछ डीएनए जो बिल्कुल बहुत बड़े साइज के हैं, वो एकदम हिल ही नहीं पाए, वो आपको एकदम एज पे मिलेंगे, इसी एज पे इस तरीके से ये मिल जाएगा। और कुछ बहुत जो छोटे, एकदम एक्सेसिव छोटा, यूं कह लो आप, इस तरह के डीएनए वो आपको बहुत सारे सामने साइज में मिलेंगे। तो इस तरीके से डीएनए आपका जो है अलग अलग साइज के हिसाब से एक्सट्रैक्ट हो चुका है, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज के हिसाब से, ठीक है, साइज, वेट और डेंसिटी इन सब के हिसाब से एक्सट्रैक्ट हो चुका है हमारे पास हमारा डीएनए, ठीक है। अब देखो जरा समझो इस बात को। मैंने कहा ना आपको एक लेक्चर में लास्ट में कंसेप्ट बताऊंगा कि आखिर क्यों, और जो दूसरा फैक्ट है क्यों आखिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक और वजह से इस्तेमाल करते हैं। देखो वो वजह क्या है। वजह ये है कि तुमने ना डीएनए को निकाला था, किससे, तुमने किसी सेल से निकाला, अलग अलग एंजाइम का यूज करा, तुमने लाइसोजाइम यूज करे, तुमने काइटिनेज यूज करा, तुमने सेलुलोज यूज करा, सेलुलोज वगैरह, और डीएनए को निकाल लिया। जब डीएनए तुम्हारा निकल गया तो डीएनए को तुमने तोड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम श्योर कैसे हो, तुम डैम श्योर कैसे हो सकते हो जो तुमने डीएनए को तोड़ा है वो टूट गया होगा। कोई विश्वास वाली बात नहीं है। तो इसको करने के बाद हमें यह भी पता लग जाता है कि तुमने जो डीएनए तोड़ा है वो वाकई में टूटा है कि नहीं टूटा है। कैसे? जो डीएनए बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिला, इसी की इसी एंड में रह गया, इसी टर्मिनल में पड़ा पड़ा रह गया, बिल्कुल ही नहीं हिला, तो तुम इस बात को कंफर्म कर सकते हो कि सर ये तो हिला ही नहीं, मतलब यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम बखूबी नहीं करा, उस डीएनए पे कट नहीं लगाया, और कट नहीं लगाया इसलिए पूरा का पूरा डीएनए, साबुत डीएनए इधर का इधर ही पड़ा रह गया। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का दो फायदे हो गए, आपको समझ आ गया। पहला फायदा तो
तो कि आपने डीएनए से फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया। दूसरा फायदा क्या है कि आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्शन को भी जो है कंफर्म कर पाया कि हाँ भाई इसने अपना काम करा है नहीं करा, उसने डीएनए को तोड़ा भी है कि नहीं तोड़ा है। अब ये जो भी मूवमेंट हुआ ये मूवमेंट हो गया, मुझे यहाँ पे छोटे छोटे डीएनए पार्ट मिल गए, ये मेरा डिजायरेबल डीएनए होने वाला है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, मैं इसको निकालने वाला हूँ यहाँ से। लेकिन ये जो दिख रहा है ना बोर्ड पे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है ऐसे वाकई में दिखता नहीं है, इसके लिए मुझे एक अलग से काम करना पड़ेगा। उस अलग से काम करने वाले टेक्निक का नाम होता है इल्यूशन। ठीक है, इल्यूशन करना होता है हमें। अब ये इल्यूशन क्या होता है, ये लेबोरेटरी टेक्निक है, सब आपको लैब में करके समझ में आएगा। इल्यूशन देखो क्या होता है, समझो। मुझे ये दिख नहीं रहा है, मैं यहां पे इल्यूशन टेक्निक में क्या करता हूं, मैं यहां पे एक स्पेशल केमिकल का यूज करता हूं। उस स्पेशल केमिकल का नाम होता है ETBr, दैट इज इथीडियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होता है, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड नामक एक केमिकल का यूज करूंगा। इस केमिकल के हेल्प से हालांकि इस केमिकल को मैं अकेले यूज नहीं कर सकता, मुझे इसके साथ यूवी रेडिएशंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यूवी रेडिएशंस और साथ में इथीडियम ब्रोमाइड ETBr को जब मैं इसके ऊपर डालता हूं, डालने के बाद डीएनए मुझे ब्राइट ऑरेंज कलर में नजर आने लग जाता है। ब्राइट ऑरेंज कलर, ये सब PYQ क्वेश्चंस रहे हैं आपके, आप कभी PY सॉल्व करोगे PYQs तो आपको साफ साफ ये क्वेश्चन समझ आएगा। ये सारे ही आपके क्वेश्चंस के पॉइंट मिल रहे हैं आपको। तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखेगा। तो आपने भाई कलर डाला, स्टेन हुआ, स्टेन होती मुझे ऑरेंज कलर में दिखने लग गया। अब जाके मुझे समझ आया कि डीएनए कैसे सेपरेट हुआ है। हालांकि जो दिख रहा है जिस तरीके से वैसे आपको एकदम से नेकेड आई से नहीं दिखने वाला है, आपको उसके लिए स्टेन करना पड़ेगा और स्टेन के लिए आपको इथीडियम ब्रोमाइड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके 3 मार्क्स से लेके और आपके नीट में 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन अगर मिलता है तो आपको डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। मकसद क्या था वो आप समझ गए। 2 मकसद था, एक मकसद तो हम फ्रैगमेंट को सेपरेट करेंगे और अपना डिजायरेबल और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डीएनए को निकाल लेंगे, और दूसरा जो मकसद था वो ये था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना काम बखूबी किया कि नहीं किया, इसका पता लगा सकते हैं। याद करने वाली चीज इसमें यह है कि अगरोस जेल कहां से एक्सट्रैक्ट होता है, क्योंकि 11 का पॉइंट है, आपको 11 में ही पढ़ाया जाता है। दूसरा याद करने वाली बात, हम इसको स्टेन कौन से केमिकल की हेल्प से करते हैं वो बात याद रखना है। डीएनए का नेचर नेगेटिव होता है तो मूव कौन सी साइड पे करेगा, तो एनोड मतलब पॉजिटिव साइड पे मूव करेगा। ये आपको तीसरी बात याद रखनी है। चौथी बात आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये बेसिकली कौन से बेस पे डिवाइड होता है, तो ये साइज, डेंसिटी और वेट के हिसाब से जो है इसको हम लोग फ्रेगमेंट को सेपरेट करने का काम करते हैं। तो ये आपका बोनस क्वेश्चन था, बोनस टॉपिक था, जिसको आपको हम उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी तरह के दूसरे टॉपिक को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय।